नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज के वीडियो में हम जो हमारे जनजातीय प्रदेश हैं जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है उनके ज्योग्राफिकल मैप को समझेंगे। कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और ब्रह्मपुत्र जो हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझेंगे और कौन कौन से हमारे वहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, कौन कौन से हमारे पास पाए जाते हैं, जो भी हमारे दर्रे हैं उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो होता है वो यांगसी नदी के रूप में होता है और कहाँ से, तिब्बत से होता है। ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो नदी आ रही है हमारी अरुणाचल प्रदेश में, जो सबसे मुख्य नदी है हमारी, ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है। और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है हमारा तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से, ठीक है। या आंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं, चेमायुंग डोंग ग्लेशियर भी बोलते हैं। और ये कहाँ स्थित है, ये तिब्बत में स्थित है। ये जो ग्लेशियर है तिब्बत में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो मिलकर बना है वो इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो सहायक नदियाँ, पहली जो नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी वो है तीस्ता नदी। ये जो तीस्ता नदी है ये मुख्य सहायक नदी है और ये तीस्ता नदी ये कहाँ मिलती है, आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है आकर। और ये मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित जो जहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये तीस्ता नदी कहाँ मिलती है, ये निकलती कहाँ से, कंचनजंगा चोटी से निकलती है। जो तीस्ता नदी है आपकी ये कहाँ से निकलती है, ये कंचनजंगा चोटी से निकलती है। ये रही हमारी कंचनजंगा चोटी और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर ऊंची है कंचनजंगा चोटी। और ये कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। तो सिक्किम से ही इसका उद्गम होता है तीस्ता नदी का। और ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, कहाँ, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तीस्ता नदी। इसके बाद अगली जो हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो है मानस नदी। मानस नदी की बात करते हैं, यह है हमारी मानस नदी। और मानस नदी का उद्गम होता है तिब्बत से और ये भी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। इसके बाद अगली जो सहायक नदी है वो है सुबनसरी। कौन सी सहायक नदी है अगली, अगली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की सुबनसरी। ये सुबनसरी नदी है और ये सुबनसरी नदी का जो उद्गम होता है वो हिमालय से होता है और ये भी ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। ये सुबनसरी नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही मुख्य नदी में मिल जाती है आकर। ये भी एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की और इसका उद्गम हिमालय से होता है। इसके बाद है अगली जो नदी है हमारी जो सहायक नदी है वो है धनश्री। एक धनश्री नदी है। और धनश्री नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है, ये नागा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, नागा पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है धनश्री नदी का। ये रही धनश्री नदी और ये धनश्री नदी भी कहाँ मिल जाती है, जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और ये भी हमारी एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। नागा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ब्रह्मपुत्र में ये विलय हो जाती है। इसके बाद अगली जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो है मणिपुर या मणिपुरी नदी भी बोलते हैं। तो मणिपुरी नदी ये भी हमारी कहाँ, मणिपुरी जो नदी है वो भी हमारी कहाँ मिल जाती है, जाकर ब्रह्मपुत्र में ही मिल जाती है जाकर। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, मणिपुर का उत्तरी भाग से इसका उद्गम होता है। और ये भी कहाँ मिल जाती है, जाकर ये चिंदविन घाटी नामक स्थान पर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में ही मिल जाती है। इसके बाद अगली जो नदी है हमारी, ये कुछ छोटी नदियां हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है हमारी। ब्रह्मपुत्र की छोटी सहायक नदियां हैं। कालदान नदी है। कालदान नदी भी ये कहाँ, ये हमारी मणिपुर का दक्षिणी भाग से उद्गम होता है इसका। ये रही कालदांग नदी, कालांग लिखा है, कालदांग भी बोलते हैं इसे। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है मणिपुर का उत्तरी भाग, मणिपुर के दक्षिणी भाग से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है।
इसके बाद अगली जो नदी है बराक नदी है, और बराक नदी भी हमारी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? माउंट जापोब मणिपुर पहाड़ी से निकलती है, और ये पद्मा बांग्लादेश में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? पद्मा बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ और कहाँ से निकलती हैं, और ये सब नदियाँ मिलकर ही ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र बनाती हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे इनके नाम। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ तिस्ता है, मानस है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, मणिपुर है और कालदान है, बराक नदी है, कालांग भी बोलते हैं, ठीक है, धनसिरी है, खेरकटिया भी ये नदी है। ये आगे चलकर इसका नाम हो जाता है सुबनसिरी में ही मिल जाती है खेरकटिया नामक। तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल नदियाँ हैं, लेकिन जो मुख्य नदियाँ हैं उनके बारे में हमने जाना। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में और असम में बहने वाली मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो उसके तंत्र के बारे में जाना। अब जान लेते हैं कि यहाँ पे और क्या चोटियाँ कौन कौन सी। ये कंचनजंगा चोटी पाई जाती है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। इसकी कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। और यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। जेमू ग्लेशियर भी कहाँ? सिक्किम में पाया जाता है। इसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जहाँ पे सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। चाय की जो खेती होती है वो यहाँ पे होती है। नामची, ये दर्रा, दार्जिलिंग जो दर्रा है, ये दर्रे भी यहीं पाए जाते हैं। टाइगर पहाड़, ये 2590 मीटर ऊंचा है, ये भी यहीं पे पाया जाता है। और तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये कंचनजंगा से निकलती है तीस्ता नदी। इसके बाद और देखते हैं पहाड़ियों के बारे में, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है गर्म झरना मिलता है। इसका नाम गर्म झरना है, अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है ये। इसके बाद यहाँ पे बोमडिला, ये हमारा एक दर्रा है, बोमडिला दर्रा पास है, और ये बोमडिला दर्रा पाया जाता है यहीं पे। इसके बाद दाफला की पहाड़ियाँ, ये भी हमारी अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? दाफला की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में ही। और इसके ऊपर ही मीरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? मीरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मीरी की पहाड़ियों के ऊपर जो साइड में स्थित हैं वो हमारी अवीरा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? अवीर पहाड़ियाँ या अवीरा की पहाड़ियाँ बोलते हैं इसे। और ये जो पार्ट है ये सब अरुणाचल प्रदेश का ही पार्ट है। तो कौन कौन सी चोटियाँ हैं यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं? दाफला की पहाड़ियाँ हैं, मेरी की पहाड़ियाँ हैं, अवीरा की पहाड़ियाँ हैं, गर्म झरना भी यहीं स्थित है, और मिसमी पहाड़ियाँ भी यहीं स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? मिसमी पहाड़ियाँ भी यहीं स्थित हैं। कौन सी? मिसमी पहाड़ियाँ। दाफला, मेरी, गर्म झरना, अवीरा और मिसमी की पहाड़ियाँ भी यहीं स्थित हैं। अगर चोटियों की बात करते हैं तो जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं उनको तो हम जान चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चोटियाँ पाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, और हमने ब्रह्मपुत्र नदी को समझ ही लिया है। उसके बाद जो हमारी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं वो हैं पिटकाई बुम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहीं पे एक दर्रा पाया जाता है चामलांग दर्रा भी पाया जाता है। पिटकाई बुम की पहाड़ियों के पास ही चामलांग दर्रा पाया जाता है, और ये हमारा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। चामलांग जो दर्रा है वो कहाँ से लगा है? म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। इसके बाद नीचे नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नागा पहाड़ियों के पास ही ये हमारा दर्रा है, तुएनसांग दर्रा है एक, और ये दर्रा भी क्या है? ये हमारा नागालैंड में स्थित है, और ये भी म्यांमार की सीमा से लगा हुआ ही दर्रा है। अगर इधर बात करते हैं हम तो मिकिर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी के जस्ट थोड़ा सा नीचे हैं। रेंगमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। धनसिरी नदी यहीं से पास से गुजरती है, इन पहाड़ियों के पास से ही। और ये धनसिरी नदी कहाँ से निकलती है? ये नागालैंड के उत्तरी भाग से ही निकलती है। अगर नीचे साइड में देखते हैं तो बराइल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि मणिपुर के थोड़ा सा ऊपर हैं, मणिपुर में ही स्थित है। और ये नागालैंड के कुछ पार्ट में स्थित हैं, कुछ नागालैंड में स्थित हैं, और कुछ ये इनका भाग थोड़ा सा किस में पाया जाता है? नागालैंड और मणिपुर में भी इसका कुछ भाग पाया जाता है। उसके बाद यहीं पे ये हमारी पहाड़ियाँ स्थित हैं, लैमातोल की पहाड़ियाँ ये मणिपुर में स्थित हैं। और पूर्व मणिपुर पहाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती हैं, जो कि हमारी किससे? म्यांमार की सीमा से लगी हुई हैं। और म्यांमार में एक ये नदी बहती है जिसे इरावदी नदी कहते हैं। इरावदी नदी कहाँ बहती है? ये म्यांमार में बहती है। भुवन की पहाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। पूर्वांचल का जो बोला जाता है, पूर्वांचल वाला भाग, ये भी पूर्वांचल का भाग बोला जाता है। और यहाँ पे ये कैसा है? मैदानी भाग है। और ये जो भाग है ये कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे
जो बांग्लादेश साइड का भाग है ये हमारा कैसा है, मैदानी भाग पाया जाता है यहाँ पे। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि बहुत फेमस हैं। और मिजोरम की राजधानी कौन सी है, आइजॉल है। यहाँ पे अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, त्रिपुरा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट पहाड़ियाँ। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जो भी हमारे 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले प्रदेश हैं, 7 प्रदेश हैं, जनजातीय प्रदेश बोलते हैं जिन्हें। अगर यहाँ बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में ही एक दर्रा पाया जाता है, बोमडीला दर्रा। इसके बारे में अभी चर्चा की थी। बोमडीला दर्रा जो है ये ठंड के मौसम में बंद रहने वाला ये दर्रा महान हिमालय का दर्रा है। कैसा है, ठंड के मौसम में ये बंद हो जाता है और ये महान हिमालय का एक दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी अवस्थिति जो है भूटान के पूर्व में है। कहाँ पे, भूटान के पूर्व में इसकी अवस्थिति है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 2600 मीटर इसकी ऊंचाई है। समुद्र तल से बोमडीला दर्रा की ऊंचाई कितनी है, 2600 मीटर इसकी ऊंचाई है। तिब्बत की जो राजधानी लहासा को यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है, तिब्बत है ये, इसको अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है ये दर्रा। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण दर्रा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है, डिफू दर्रा। ठीक है, डिफू दर्रा भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। इसमें प्रदर्शित नहीं किया गया है लेकिन डिफू दर्रे की बात कर लेते हैं हम लोग। डिफू दर्रा जो है हमारा वो म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच में पाया जाता है। डिफू दर्रा कहाँ पाया जाता है, भारत और म्यांमार के बीच में पाया जाता है और आवागमन की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी है। यह पूरे वर्ष भर खुला रहता है। इसकी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। किसको, अरुणाचल प्रदेश को। ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है हमारा कौन सा, डिफू दर्रा। ठीक है, तो डिफू दर्रे को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो दर्रा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा पाया जाता है, दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। 1220 मीटर ऊंचा है ये और ये भी एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है। इसके बाद जेलेपला दर्रा भी पाया जाता है एक, कौन सा, जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा पाया जाता है। ये भी कहाँ है हमारा, ये स्थित है तीस्ता नदी, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में स्थित है हमारा, सिक्किम में यहाँ पे ये तीस्ता नदी के आसपास ही यहाँ पे स्थित है हमारा कौन सा, जेलेपला दर्रा। ठीक है, चुंबी घाटी से होकर गुजरने वाला ये दर्रा समुद्र तल से लगभग 4538 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। किसको, सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। ठीक है, तीस्ता नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। ये जो दर्रा है ये तीस्ता नदी जहाँ से निकलती है, ये तीस्ता नदी आ रही है, ये तीस्ता नदी द्वारा निर्मित किया हुआ दर्रा है और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 4538 मीटर है इसकी ऊंचाई और जेलेपला दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। इसके बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है उसकी बात करें तो नाथुला दर्रा, जिसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नाथुला दर्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भी हमारा सिक्किम में ही पाया जाता है, सिक्किम में ही पाया जाता है नाथुला दर्रा। प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा के रूप में जाना जाता है। जो ये हमारा नाथुला दर्रा था वो प्राचीन सिक्किम मार्ग के रूप में जाना जाता था, शाखा के रूप में जाना जाता था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 4300। ये हमारा यहाँ चीन की सीमा पर ऊपर साइड में स्थित है दर्रा और इसकी ऊंचाई कितनी है, 4310 मीटर है। और भारत चीन के बीच यह व्यापारिक मार्ग 1962 में हुए दोनों देशों के मध्य जो युद्ध हुआ था 1962 में बाद लंबे समय तक बंद रहा था। इसे दोबारा 2006 में खोला गया था। जो हमारा दर्रा है नाथुला दर्रा है यहाँ पे स्थित है, जो कि हमारा व्यापार के लिए बहुत ही मुख्य है, भारत और चीन व्यापार के लिए। ये पहले बंद हो गया था 1962 में जब हमारा चीन से युद्ध हुआ था, उसके बाद ये बंद कर दिया गया था, बहुत समय तक बंद रहा और 2006 में इसको फिर से खोला गया था। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नाथुला दर्रा से, तो आप याद रखेंगे इसको। कहाँ पाया जाता है नाथुला दर्रा, ये सिक्किम राज्य में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमारी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं मेघालय में। मेघालय की पहाड़ियाँ फेमस हैं ये अपने जनजातीय प्रदेशों के लिए। तो यहाँ जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, जयंतिया जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे, मेघालय में, जयंतिया की पहाड़ियों पे। उसके बाद दूसरी यहाँ पे खासी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पे खासी जनजाति पाई जाती है। गारो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पे गारो जनजाति
पाई जाती है। ये तीनों जो पहाड़ियां हैं हमारी, ये कहाँ हैं? मेघालय में स्थित हैं। और मेघालय में ये तीनों पहाड़ियों के नाम से ही तीनों जनजाति पाई जाती हैं, जिनसे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ये इसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पे आके? जमुना नदी हो जाता है। जमुना नदी बोली जाती है बांग्लादेश में। इसी में कालनी नदी भी मिल जाती है इधर से आके, और ये गंगा नदी भी इधर से मिल जाती है आके। गंगा नदी का नाम इसमें क्या हो जाता है यहाँ पे? बांग्लादेश में आकर पद्मा नदी हो जाता है। तो ये जमुना नदी हो जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से गंगा नदी जो पद्मा नदी हो जाती है, और कालनी नदी। और ये तीनों नदियां मिलकर, ये तीनों नदियां मिल जाने के बाद क्या होती हैं? ये अपना जल विसर्जन कहाँ करती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और ये मेघना नाम से जल का विसर्जन करती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं। जो गंगा है यहाँ पे हमारी मुख्य नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पे जमुना हो जाता है, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे अपना मुहाना बनाती हैं। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं। और यहीं पे हमारे क्या पाए जाते हैं? इस वाले क्षेत्र में हमारे क्या पाए जाते हैं? यहाँ सुंदरबन पाए जाते हैं। कौन से? सुंदरबन पाए जाते हैं, जहाँ पे मैग्रोव बहुत अधिक पाया जाता है। मैग्रोव वन होते हैं जो कि औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, और इनका बहुत ही महत्व होता है। मुख्य होते हैं ये किसको? अपरदन को रोकने के लिए, या फिर जिसे कहते हैं चक्रवातों की गति धीमी करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये मैग्रोव वन भी यहीं पाए जाते हैं हमारे पश्चिम बंगाल, कोलकाता, और यहाँ पे ये बांग्लादेश के साइड में, यहीं पे हमारे मैग्रोव वन पाए जाते हैं। ये जो यहाँ पे छोटे छोटे से द्वीप दिख रहे हैं, छोटे छोटे से स्थान दिख रहे हैं, इन्हीं में क्या पाए जाते हैं? मैग्रोव वन पाए जाते हैं। और सुंदरबन, ये जो भाग है यही हमारा क्या है? सुंदरबन भी कहलाता है। ये दोनों में स्थित है हमारा, बांग्लादेश और भारत दोनों में सुंदरबन स्थित है। यहीं पे मैग्रोव और सुंदरबन दोनों ये यहीं पे स्थित हैं। जो हमारा ये सातों प्रदेश हैं जो हमारे भारत के पूर्व उत्तर में स्थित हैं, तो इनमें जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, और इस तरह से ये जो पार्ट आता है अरुणाचल प्रदेश, और ये हमारा जो म्यांमार के साइड का प्रदेश है, ये हमारा कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है। बाकी ये जो बीच में है असम और कुछ पार्ट है जो अरुणाचल प्रदेश का भी, और ये हमारा कैसा है? मैदानी भाग है, जहां से हमारी कौन सी? मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये नदी तंत्र की वजह से यहाँ पे एक ऐसी उपजाऊ भूमि भी पाई जाती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये नदी भी बह रही है, और ये जो पार्ट है हमारा, ये कैसा है? हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे ये मेघालय का पार्ट है थोड़ा सा। बाकी ये इतना हमारा क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। और ये जो पार्ट है हमारा बचा हुआ, ये कैसा है? मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। बाकी इधर बात करते हैं तो हमारा ये पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल हमारा मैदानी भाग ही आता है इसके अंतर्गत। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ही क्या है? धान की खेती भी अच्छी होती है। तो ये था हमारा आज का मैप। हमने जाना कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और कौन कौन से हमारे दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन से हमारे यहाँ पे नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अच्छे से समझा, पूरे मैप को अच्छे से जाना। आई होप आपको ये मैप अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ मैप से पढ़ते हैं तो आपको एक ओवरव्यू बन जाता है दिमाग में। तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या फिर आप कॉन्सेप्ट बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैपिंग की सीरीज़ है, इसको आप पूरा देखिए। जो भी वीडियोज़ आता है आपको उसका पूरा देखिए उसको, और आपको इससे अवश्य लाभ होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।